अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आम इंतखाबात के नतीजे ने इस्तेहकाम के बजाय अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा कुछ बना दी है। कोई नताइज से मुतमईन नहीं नज़र आ रहा। जो जीतने वाला है वो भी गैर मुतमईन है, जो हार गया है वो भी कह रहा है कि नताइज ठीक नहीं है। इलेक्शन पर अरबों रुपए खर्च किए गए हैं और इसके बावजूद अब री इलेक्शन का मुतालबा किया जा रहा है। कुछ अजीब सी सिचुएशन है। हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां पर हम इंतखाबात से पहले खड़े हुए थे। जो सूरत हाल है वो कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि शायद अगर यूं कहा जाए कि थोड़ी सी ज्यादा गंभीर हो गई है। अरबों रुपए के अखराजात के बावजूद नताइज जो है वो सिफर ही हमारे साथ सामने नजर आ रहे हैं। इस वक्त मुल्क कौम का मसला सबसे अहम जो है वो सियासत में लचक ना हो तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे, ये तमाम जो चीजें हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। जबकि पीटीआई की अगर बात करें तो एहतजाजी सियासत के लिए वो JUI फे से अब राब्ता कर रही है और उससे मिल बैठने की बात भी कर रही है। पीटीआई ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल भी दे दी है और हफ्ते से एहतजाज का ऐलान किया है। बानी पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात से मना कर दिया है, जबकि कायद मुस्लिम लीग नून जो है वो अब किस पोजीशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले वो प्लस हुए और अब नजर ये आ रहा है कि अब वो माइनस हो गए हैं। क्या पीटीआई और दीगर जमातों के दरमियान जो फासले थे वो अब कुछ कम हो रहे हैं, कुछ जो कशीदगी थी, दूरियां थी, वो अब सिमट रही हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM का जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी हकीकत क्या होगी, कितना देर पा साबित होगा ये इत्तेहाद यगानगत, इस पर भी जरूर बात करेंगे। जबकि मखलूत हुकूमत क्या मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का हल कर सकेगी? जिन चीज़ों को मुल्क जिन चीज़ों का सामना कर रहा है, आवाम जिन चीज़ों का सामना कर रही है, उसको हल कर सकेगी? आवाम को रिलीफ की कोई राह नज़र आएगी या नहीं? नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच दी थी और फिर वजारत उज़्मा से उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान भी कर दिया, साइड हो गए वो। वजह क्या थी इतने बड़े फैसले की, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। धरने, एहतजाज मुल्क की मईशत पर कितना असरअंदाज हो सकेंगे और मुल्क की मईशत जो कि पहले ही कई चैलेंजेस का सामना कर रही है, अब क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं। ये तमाम मौज़ूआत हैं आज के प्रोग्राम के, इन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूं। जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सलीम सिचवानी साहब मौजूद हैं, PTI से इनका ताल्लुक है। बतूल फातिमा हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगी, GDA से इनका ताल्लुक है। इखलाक हाशमी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और यहाँ पर आए। बब्बर साहब पहली दफ़ा प्रोग्राम में आए हैं, खुश आमदीद कहेंगे आपको। पहले मैं बात करना चाहूँगी सलीम सिचवानी साहब से। सलीम सिचवानी साहब, ये जो सूरत हाल है, अब आप इतलात मौसूल हो रही हैं कि PTI जो है वो JUI फे से कुछ बातचीत का अमल आगे बढ़ाने जा रही है, एहतजाज का हिस्सा बन रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बड़ी साइड ली है। क्या हालात बन रहे हैं? देखें ना, जब इन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें की जी, तब मौलाना फजल रहमान साहब ने तायद की जो इमरान खान साहब अकेले कहते हुए आए थे, जो बात कि ये जो कुछ भी हुआ जनरल बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर हुआ है और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के ऊपर, और इस बात की तायद मौलाना फजल रहमान ने भी अब कर दी। ठीक, तो जब बातचीत की तो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया उन्होंने। जी बिल्कुल, और उससे साबित हो गया कि इमरान खान एक सच्चे थे, सच्चे हैं और इंशाल्लाह सच पे ही रहेंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो उस वक्त होश में आए जब इनको हिस्सा नहीं दिया गया। अच्छा ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी। उस वक्त अगर ये हक़ाइक़ को कौम के सामने ले आते तो आज ये पूरे मुल्क के अंदर इज्जत और तकरीम के साथ में काफी सीटों पे न सिर्फ कामयाब हो रहे होते। हमेशा मैं सवाल ये करती हूँ, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल हमेशा से ये होता है कि वक्त पे क्यों नहीं कहा जाता, वक्त पे क्यों नहीं ये चीजें सामने लाई जाती? वक्त पे आर्जी फवाइद देखे गए, जाती मफादात। उस वक्त जो उनको जाती मफादात मिल रहे थे पार्टी को गिराने में, PTI को गिराने के लिए जो मफादात मिल रहे थे, हुकूमत में जो उनको हिस्सा दिया जा रहा था, उस वक्त उन्होंने ये कबूल किया। सदर तो बने नहीं वैसे, वो भारत सदर नहीं बने, मगर बाकी बहुत सी वज़ारातों में उन्होंने हिस्सा मिला, उन्होंने इस चीज को कबूल किया। अच्छा। और मगर बहरहाल फिर भी देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने देर आने के बावजूद भी इस बात के ऊपर ऐलान किया। ये इनकी हिम्मत है, इनकी जुर्रत है, इसको हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया। और जो है वो इन्होंने वो बातें खोली जो कि
खान साहब के मौक़िफ़ की ढकी तायद छुपी करती थी। है, जो खान साहब के मौक़िफ़ की तायद करती है, सामने नहीं आ रही थी। और अब मैं अपील करूंगा जनरल आसिम मुनीर साहब से कि जनरल बाजवा और दीगर जो भी इन मामलात में इन्वॉल्व है उनका कोर्ट मार्शल करें और इनके ऊपर मुकदमात कायम करें जो इस तरह की सियासत के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। और अभी भी कुछ लोग जो उनकी बाक़ियत इसमें इन्वॉल्व है तो उनके ऊपर भी मुकदमात कायम होने चाहिए। और पाकिस्तान की आवाम को जो ताकत का सरचश्मा कहा जाता है उसको हकीकत में ताकत का सरचश्मा बनाया जाना चाहिए। और जिस तरीके के इलेक्शन अभी हुए हैं ना, अगर क़याम पाकिस्तान के वक्त होते तो शायद मुस्लिम लीग उस वक्त हार जाती। अच्छा और पाकिस्तान ही ना बनता जिस तरीके अभी इलेक्शन तो हुए। क्या होता और क्या ना होता ये तो बहरहाल एक अलग बहस है सलीम सुचानी। इसलिए हम उस वक्त बरतानी लोगों को भी सलाम करेंगे जिन्होंने ईमानदाराना इलेक्शन करवाया। अच्छा, बड़ी वो सोशल मीडिया पे तो बड़े अजीब अजीब से भी मैसेजेस आते हैं, बड़ी मीम्स भी बन रही होती हैं। आम इंतखाबात के नतीजे में जो नताइज हमारे सामने आए, अहम बात यह है कि उससे कोई मुतमईन होने के लिए तैयार ही नहीं है। जो हार गया वो भी कह रहा है कि जी नताइज ठीक नहीं है, जो जीता है वो भी तनकीद बराए तनकीद करता जा रहा है। पहली दफा हुआ है कि बहुत से जीते हुए अपनी सीटें छोड़ी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में जो है पहली दफा इतनी अच्छी कर्टेसी देखने में आई कि जीतने वालों ने अपने सीटें छोड़ी। जैसा हाफिज नईम माना किफायतुल्लाह है और दीगर नून लीगी रहनुमा है और उसके अलावा और भी बहुत से हैं जिन्होंने अपनी सीटें छोड़ दी कि भाई इस पे हमारा हक नहीं बनता। कुछ लोगों ने गुस्से में भी फैसला किया है और हम हारे हुए थे, मगर फॉर्म 45 के हिसाब से उन्होंने फैसले किए। अच्छा। जिन्होंने भी फैसले किए वो फॉर्म 45 देखने के बाद किए, 47 को देख के नहीं किए उन्होंने फैसले। और फॉर्म 45 के हिसाब से अगर आप करें तो 80 से 90 सीटें जो हैं वो उन्होंने पीटीआई की हदफ की हैं। ये मुकम्मल तौर पे पीटीआई का जीते हुए इलेक्शन को उन्होंने दानली ज़दा इलेक्शन करके उन्होंने डिले टैक्टिक में डाला। अभी जस्टिस फाजिल साहब जिनको उस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तियां नजर आई थी, इस इलेक्शन में इनको कोई बेज़ाब्ती नजर नहीं है, नई नजर आ रही है। बब्बर साहब से भी बात कर लेते हैं। 80-90 सीटों के ऊपर गबन होने के बावजूद ठीक है, आपके जज्बात की बिल्कुल कदर करते हैं। आप जो कह रहे हैं आपका अपना तज्जिया। हमारे साथ जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब भी मौजूद हैं। और जुल्फ़िकार साहब, इलेक्शन पर अरबों रुपए खर्च हो गए, आवाम यही कहती है कि हम टैक्स पे करते हैं, जो हमें मिलता है वो तो सबके सामने ही है कि उस टैक्स को पे करने के बाद हमें क्या मिल रहा है। ना हमें सड़कें मिल रही हैं, ना हमें रोज़गार मिल रहा है, ना हमें सिक्योरिटी मिल रही है, ना हमें कोई दूसरी और फैसिलिटीज़ तो कुछ भी नहीं मिल रही। लेकिन अगर इतना एक खर्च करके इलेक्शन करवाया गया, उसके बाद जो नताइज आए और जो सूरत हाल है वो बजाय बेहतर होने के वो ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा बल्कि और मनफी रुझान की तरफ जाना शुरू हो गया। क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने प्रोग्राम में मुझे मधु किया। देखें, बात यह है कि इलेक्शन से पहले का अगर आप माहौल देखें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, तो किसी का भी हम अगर देखें तो उनका एक जज्बाती मैनिफेस्टो से हटकर जो नारे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जज्बाती होते हैं, इमोशनल होते हैं और उसमें ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं जो पॉसिबल नहीं होती। उसके बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है और फिर वो जो भी अपनी सीटें ले लेते हैं उसके बाद फिर वो एक दूसरे के साथ अपने पावर शेयरिंग के लिए फिर ऐसा जवाब बनाते हैं कि मुल्की मफादात के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इन चीज़ों का। मैं माजरत के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से एक सवाल करना चाहता हूं कि अब जब ये इत्तेहाद में कोई भी जा रहा है, चाहे पीटीआई के और जेयूआई हो या एमक्यूएम पीपल्स पार्टी हो या कोई भी हो, सबकी, कि क्या आज के बाद वो इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं कि हर घर में गैस आएगी या लोड शेडिंग फ्री हो जाएगा पाकिस्तान, या फलस्तीन का या कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, या 300 यूनिट मिल जाएंगे, या 50 लाख घर बन जाएंगे? क्योंकि इन्होंने भी वादा किया हुआ है। मैं 10 नुकाती मंशूर, देखें आपकी बब्बर साहब बड़ी गहरी नज़र है सियासत पे, बड़ा आपका अच्छा है स्टांस। तो ये जो 10 नुकाती मंशूर जो बिलावल भुट्टो ने अपने हर जलसे में इतना ज़ोर ज़ोर से अनाउंस किया, आप समझते हैं उनमें से कोई एक मंशूर भी, एक पॉइंट भी उसमें से काबिले अमल वाला था इस सिचुएशन में जो हालात हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो सारा के सारा काबिले अमल वाला था, ठीक है, इस सिचुएशन में तो नहीं था, लेकिन
होगा या नहीं होगा वो एक सवाल है कि होगा नहीं इसमें से कुछ भी इंप्लीमेंट, क्योंकि अगर देखा जाए पाकिस्तानी कौम टैक्स चोर नहीं है, बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स में आप कह सकते हैं कि कम होता है रेशो हमारा, लेकिन टैक्स जो है पाकिस्तान की कौम बहुत ज्यादा देती है, इनडायरेक्टली जो टैक्सेस हैं। तो अगर देखा जाए तो ये इससे ज्यादा बेहतर भी हो सकता है इंप्लीमेंट, और ये मॉडरेट माशरे में इस तरह के होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं। आप वेस्ट में देख लें, जब वो टैक्स देते हैं तो उनको बेइंतहा सहूलियात मिलती हैं, हमें नहीं मिल सकेंगी। इस चीज का हमें अफसोस है, इस चीज की हमें उम्मीद नहीं है, वो एक अलग चीज है। अच्छा, ये जो लोग अब री इलेक्शन का, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती, पहले इलेक्शन की दुआइयां दे रहे थे, इलेक्शन हो जाए, हालात ठीक हो जाएंगे। हम प्रोग्राम करके थक गए भाई, हालात ठीक हो जाएंगे, क्या चाहिए, इलेक्शन चाहिए। अब जब इलेक्शन हो गए तो अब इत्मीनान नहीं है, अब मुश्किल है जी, नताइज पे एक नहीं हो रहे। अब ये री इलेक्शन का कह रहे हैं, मतलब इस माहौल में पॉसिबल है कि री इलेक्शन हो नहीं, सके? री इलेक्शन तो नहीं हो सकता। इसमें जो सबसे ज्यादा हाथ मुझे होता हुआ नजर आया है ना, जो मुझे होता हुआ, दो पार्टियों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और दो को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ मेरी नजर में, जो मेजोरिटी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज है, जो दूल्हा बने हुए थे, एंड टाइम पे उनको घोड़ी से उतारा गया, मेरे ख्याल में उनको हुआ पहले नंबर पर नुकसान, और दूसरे नंबर पर फजलुर रहमान साहब को। ठीक है, अगर आप पीटीआई की बात करना चाह रही हैं तो उनका तो सबको पता था, उनको खुद को भी पता था, करने वालों को भी पता था, आवाम को भी पता था, आपको भी, मुझे भी, सबको पता था उनके साथ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। ठीक है, उस हिसाब से तो उनके बेहतर रही कारकर्दगी। अच्छा, फायदा सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे पीपल्स पार्टी को हुआ है, दूसरे नंबर पर एमक्यूएम को हुआ है, दो जमातों को। एक और इससे ही मैं आपको और बात बता दूं आइंदा के लिए, हमेशा के लिए ज़हन में रखिएगा कि देखिए, सबसे ज्यादा जो हम कहते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट या ताकतवर लोगों का जो असर रसूख जो चलता है, वैसे तो जाहिर पूरे मुल्क में ही होता है और हर जगह पर ही होता है, लेकिन जो मैंने चीज ऑब्जर्व की है, सबसे ज्यादा इसका असर जो है ना बलूचिस्तान में होता है। बलूचिस्तान में इसका असर रसूख उनका सबसे ज्यादा है, उसके बाद केपी में है और पंजाब में सबसे कम है मेरा ख्याल है। तो बलूचिस्तान में जो पीपल्स पार्टी ने सीटें ली हैं, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मंजूर नजर जो है, मेरा ख्याल है कि नून लीग नहीं थी, पीपल्स पार्टी थी। और अगर आप इसको 18 के या 13 से सीटें अकाउंट करें तो पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, नुकसान नहीं। इखलाक हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम इखलाक हाशमी साहब। क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इखलाक हाशमी साहब, हम जी रहे हैं, सारी आवाम जैसे जी रही है वैसे ही हम सब भी जी रहे हैं। हालात आपके सामने ही हैं। अभी फिर गैस पे और बिजली पे और पेट्रोलियम मसनूआत पे, सब पे कीमतें बढ़ गई हैं। अब तो लोग ये कहते हैं कमाते हम इसलिए हैं ताकि हम पैसे लाएं और सारे बांट दें, खाना पीना बस गुस्सा पिएंगे और ठंडी ठंडी हवा खाएंगे और कुछ नहीं रह गया। अब पूछना आपसे ये था इखलाक हाशमी साहब कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ा अजीब सा रिएक्शन दिया उन्होंने कि विक्ट्री स्पीच की, और विक्ट्री स्पीच करने के बाद अचानक से वो वजारत उज़्मा के ओहदे से ही दस्तबरदार हो गए। उन्होंने कहा कि बस मैं शहबाज शरीफ का नाम रेकमेंड कर दिया उन्होंने। क्या वजह क्या थी इतने बड़े फैसले की? सबसे पहले तो मैं एक बात करूंगा सियासत छाड़कर, और इसे कोई मेरा नहीं जाती, मैं बताऊंगा आपको जी कि आपने जो पहले जो सवाल किया ना आवाम का, तो मसला ये कि वो मैंने सवाल नहीं किया इखलाक साहब, वो तो मैंने आपको सिचुएशन बताई, फीलिंग बताई। नहीं, मैं उसके बारे में जवाब नहीं दे जी रहा जी, कि हमारे यहाँ सियासतदान जब तक आपस में लड़ते रहेंगे ना, ये अच्छा, तो ये आवाम जो ना ये घास ही खाएगी जो ना ये। और अभी सर जी कहाँ आपस में लड़े? अभी 16 महीनों में तो 13 जमातें सारी बैठी हुई थी मिलके। नहीं सुने, आप पहले आवाम को इंतजार था पूरे पाकिस्तान। अखलाक साहब, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपको दोबारा कनेक्ट करेंगे। नाजरीन जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब और सलीम सचवानी साहब, इनसे जो हमारी बातचीत हो रही है वो इसी हवाले से है कि जो इंतखाबात का शोर इतना ज़्यादा हो रहा था कि इंतखाबात होंगे तो तमाम जो चीज़ें हैं, सियासी माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा, मुआशी सूरत हाल अच्छी हो जाएगी क्योंकि एक अच्छी गवर्नमेंट बन जाएगी, और जो 16 महीनों का जो बैकलॉग हमारे पूरी मईशत और सियासत में जो आया है उसको उसमें कुछ बेहतरी आने की उम्मीद जाहिर की जा रही थी, लेकिन सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही बल्कि बैक टू वर्स्ट हो गई। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और मुल्क में एहतजाज और धरनों की एक नई सियासत
शुरू हो गई है। इंतखाबात के नताइज को कबूल ना करने वाली तमाम पार्टियों ने धरने और एहतजाज का रास्ता अपना लिया है। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी एहतजाज की कॉल दे दी है और उन्होंने कहा कि हम ज़रूर PTI का भी साथ देंगे इसमें। अब जो सिचुएशन बन रही है, हमारे साथ जो हमारे एनालिस्ट मौजूद हैं, जो हमारा पैनल मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच की और फिर अचानक से वो वजारत उज़्मा से उन्होंने दस्तबरदारी का भी ऐलान कर दिया। तो पूछते हैं कि इसकी क्या वजह थी। बब्बर साहब, इसमें बताइएगा क्या मसला था उनके साथ, क्या वजह थी? कोई दबाव था या फिर उनके सेहत के मसाइल जो थे वो आ गए थे? प्लेटलेट्स वगैरह तो कम नहीं हो गए उनके? नहीं, सेहत के मसाइल हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनके साथ आ जाएं। अच्छा, फिर से हो सकता है कि आ जाए, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो पहले भी आना नहीं चाह रहे थे और वो अभी इस वक्त भी जो सिचुएशन है ना, पीपल्स पार्टी के ये कह रही है कि हम वजारतें नहीं ले रहे और वो मिन्नतें कर रहे हैं कि आप वजारतें लें और हुकूमत में शामिल हो, अदरवाइज हम भी हुकूमत नहीं बनाएंगे। वैसे पीपल्स पार्टी क्यों कह रही है कि वजारतें नहीं लेनी हमने? मतलब देखे ना, बिलावल भुट्टो भी तो PM के लिए उम्मीदवार थे, अब वो वजारत भी नहीं ले रहे, क्यों? उसकी 2-3 वजूहत है। एक तो वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, दूसरा ये कि वजारतें नहीं लेते उस सूरत में भी उनको ये फायदा है कि 2 सूबों की वजारतें आला लेने के लिए सेनेट की चेयरमैनशिप और प्रेसिडेंटशिप लेने के लिए तैयार है। और फिर एक प्रेशर कि हम ओपोजिशन में सारा जो मलबा आना है वो नून लीग पे आए। जिस तरह बब्बर साहब, बिल्कुल आपसे बात करेंगे, लेकिन इखलाक हाशमी साहब से हमारा राब्ता हो गया है। उनसे जो मैंने सवाल पूछा था मैं उसका जवाब जानना चाहूंगी। इखलाक हाशमी साहब, अगर आपको मेरा सवाल याद हो तो प्लीज बताइएगा। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था, और ये अपना हुकूमत या जो भी मामला है वो नवाज शरीफ साहब के कहने पर उनके फैसले, उन्हीं के फैसले हैं तमाम जो कर रहे हैं वो। तो उन्होंने ये बेहतर समझा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब को जो है वजारत उज़्मा की जो है दौर में शामिल किया जाए और उन्हें वज़ीर में बनाया जाए, ताकि उनके तजुर्बात भी हैं, पहले भी 16 महीने रह चुके हैं। नहीं, क्यों देखे ना, कोई दबाव था, कोई दबाव है या फिर वो सेहत के मसाइल वगैरह कुछ ऐसा मसला है उनके साथ? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है। ये प्रोपोगंडे वगैरह जो भी हो रहे हैं ये गलत है बिल्कुल। 5 साल तक जो मियां साहब बिल्कुल अपना हुकूमत करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ साहब को प्लेटलेट्स के दोबारा मसाइल का सामना हो सकता है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, बिल्कुल ही प्रोपोगंडा है, झूठ है। अच्छा, देखिए उनकी बेटी जो है वज़ीर आला पंजाब बन रही है और तमाम मामला में नवाज शरीफ साहब के आपने कंफर्म कर दिया इखलाक साहब? नहीं, वो बन चुकी है ना। नहीं, अभी अल्लाह ताला उन्हें इनके लगने का भी नाम उनका आ चुका है और वो इंशाल्लाह बन रही है वज़ीर आला। अब मतलब ये तमाम तर फैसले मियां नवाज शरीफ साहब करते हैं। ये गलत प्रोपोगंडा लोग कह रहे हैं और पाकिस्तान में रह के इंशाल्लाह रायविंड में रहकर वो तमाम फैसले करेंगे इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए, और जो उन्होंने वादे किए हैं अवाम से वो भी इंशाल्लाह पूरे किए जाएंगे। तमाम वादे जो है ना इखलाक हाशमी साहब 71-72 सीटें लेके मुल्क के सारे फैसले कर लेंगे नवाज शरीफ साहब, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उनके अल्लाह ताला ने ताकत दी है, उन्हें अल्लाह ताला ने सोच दी है अवाम की। सीटें तो उन्होंने नहीं ली ना, सीटें तो 2/3 मेजोरिटी की नहीं ली उन्होंने, सीटें तो 72 ही ली, भले कितनी ताकत हो उनमें। नहीं, देखें हमारी जो ताजिक पार्टियां ज्यादा तो नहीं, तीन लोग हैं ना, MQ में पीपल्स पार्टी और हम लोग हैं। तो ये तो फिर PDM 2 बन गए इखलाक साहब। नहीं, PDM 2 तो 12 जमातें थी, PDM 2 से कहना गलत है। अच्छा। देखिए MQ और पीपल्स पार्टी तीन जमात की इत्तेहाद है ये। अच्छा। और दूसरे हमारे अपना वो है जहांगीर 3 वाली पार्टी है, हाशमी साहब काफ लीग है। जी ठीक है। ये देखें हाशमी साहब, जब 13 जमातों की पावर मिल के इस मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकी, इसको नहीं सीधे रास्ते पे ला सकी बल्कि मजीद बिगड़ गया, तो 3 जमातें 4 जमातें क्या करेंगी इखलाक साहब? अभी ये देखें इस हुकूमत की जो कमान है ना वो मियां नवाज शरीफ के हाथ में होगी और इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब इन तमाम मामला में बड़ी अल्लाह ताला के बेहतर तरीके से अल्लाह ताला कराएंगे उनसे, और हमें बिल्कुल एतमाद है अपने कायद के ऊपर। अच्छा। वो तमाम तब मामला को सही तरीके से लेके चलेंगे। गुड। यानी वजीर आजम शहबाज शरीफ बनेंगे लेकिन कमान जो होगी वो नवाज शरीफ साहब के पास होगी? नहीं, तो एक घर का जो मुझे बताया, घर के अंदर जो औलाद होती है या जो भाई होते हैं तो उनकी जो कमान जो है बड़ों के हाथों में होती है ना। घर के फैसले वालिद करता है, उनके बड़े भाई करते हैं। सर जी, ऐसे तो बड़े तो फजलुर रहमान साहब हैं उन दोनों से। नहीं,
नहीं देखें, फजलुर रहमान साहब के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज वो जिस तरह से वो मिले हैं पीटीआई से, सबसे बुरा भला वो इमरान खान कहते थे और इमरान खान ने इन्हें बुरा भला। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो सियासतदान होता है या वजीर आजम होता है या जो सदर होता है पार्टी का, वो कौम का बाप होता है। बिल्कुल होता है। तो अखलाक साहब, फिर तो सारा मसला ही हल हो गया भाई। बाप की जितनी जायदाद होगी, जितने पैसे होंगे, जितने अकाउंट होंगे, वो तो सारे बच्चों के होने चाहिए। तो वो तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी पाकिस्तान के मसाइल को हल करने में। नहीं, पाकिस्तानी अवाम बच्चे हैं, बच्चे होते हैं। तो सर जी, सारे सियासतदानों की प्रॉपर्टी को आप सेल आउट कर दें, मुल्क के मसाइल हल कर दें, कर्जा उतार दें सारा। ये एक अलग से आपसे सवाल कर रही है, क्योंकि मेरे तो उसमें इतनी पहुंच नहीं है कि मैं ये बात करूं। ये अच्छा, कारकुन हूँ, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे मेरे कायद पर एतमाद है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मुझे मेरे कायद पर एतमाद है और इंशाल्लाह जो उन्होंने वादे किए वो आवाम से करेंगे पूरे। जो चलेंगे, तो बहुत अच्छी बात, ये तो बहुत अच्छी बात है अखलाक साहब कि आपको आपके कायद पर एतमाद है। यहाँ कहा यही जा रहा था कि कायद आज़म पर भी कौम ने एतमाद किया था। उस वक्त कौम बनी और मुल्क बना दिया उसने भी अपने कायद पे एतमाद किया। देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर एक और हमारे बैठे हुए पैनल पर हमारे पीटीआई से ताल्लुक है उनका, सलीम सिचवानी साहब। उन्हें भी अपने कायद पे बहुत भरोसा है, बहुत एतमाद करते हैं। क्यों सलीम साहब? जी, जिस तरीके की 16 माह की शानदार कारकर्दगी शहबाज शरीफ साहब की थी जी, तो कौम उम्मीद करती है कि उससे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। अच्छा, और इनको लाने वाले शायद उम्मीद कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी जो मुल्क और कौम के मफाद में होगी। मगर आप हिसाब देख लें, कैलकुलेशन देख लें, माजी के तमाम रिकॉर्ड देख लें, इनको लाने वाले भी करप्ट रहे हैं और जो ये आते हैं तो भी करप्शन ही करते हैं। मोहम्मद खान जो एक ईमानदार तरीन लीडर थे, जिनको आज़ाद गैर जमाती बुनियाद पे इलेक्शन की सूरत में आए थे, उन्होंने बेहतरीन तरीके से ईमानदाराना तरीके से अखराजात कम किए मुल्क के और उन्होंने पाकिस्तान के बजट को प्रॉफिट में लेके आए थे। एक वाहिद बजट उन्होंने बनाया था, उस बजट में पाकिस्तान प्रॉफिट मोहम्मद खान जुनेजो साहब जी, और उनको इसी की सज़ा दी गई और उनको इसी ईमानदारी की सज़ा दी गई और उनको फ्रांस के दौरे से वापस आए तो एयरपोर्ट से सीधा इनको जेल ले जाया गया। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ईमानदार लोग नहीं चाहिए। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अमेरिका के सामने खड़े रह के जो अमेरिका को जवाब दें और अमेरिका के बारे में जो है ना हकायक हैं वो बताएं। अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे लोग चाहिए जो नवाज शरीफ की तरह के हों, जो वहाँ पे भी जूते पॉलिश करें, यहाँ पे भी जूते पॉलिश करें। और जो है ना वो अखलाक साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अखलाक साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका से मदद कौन मांग रहा है और अभी सर वो अल्फाज पे आप गौर करें, अल्फाज आप पहले गौर से सुने अल्फाज को, जो अल्फाज उन्होंने अदा किए हैं, बात पहले सुन ले, पहले वो अल्फाज पे आप गौर करें जो अल्फाज उन्होंने अदा किए हैं। और आप पहले भी डोनाल्ड न्यू के अमेरिका के कहने पे हुकूमत हटाई गई थी और इस बार भी जो नई लाई गई है हुकूमत, उसमें भी अमेरिकनों का ही हाथ है, जिसकी वजह से ये हुकूमत नहीं आई है। ये लिख लें। और खान साहब जो जेल में बैठे हैं वो उसमें भी उनका हाथ और उनका किरदार अपनी जगह पे मौजूद है। ये एक हकीकत है जिससे कोई मुनकर नहीं हो सकता। अखलाक साहब, सलीम साहब का टाइम है, थोड़ा सा सुन लें अगर आप, तो अच्छी बात हो जाएगी। सलीम साहब, ये जो मखलूत हुकूमत अब जो बनने जा रही है, नाज़रीन इस पर भी बात करेंगे, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ मुझे कहा जा रहा है एक छोटे से वक्फे का वक्त हो गया, एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले सलीम सिचवानी साहब कुछ बात कर रहे थे। सलीम साहब मुकम्मल कीजिएगा अपनी बात। देखिए, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या एमक्यूएम हो, ठीक है, ये तीनों पार्टियां जो आवाम में अपनी हैसियत खो चुकी हैं। ये तीनों पार्टियां अब एस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां बन चुकी हैं और ये इसकी मदद के बगैर ये कौम में नहीं जीत सकती। कैसे? यही वजह है कि इन्होंने सबसे पहले मैंडेट दिया सलीम साहब इनको। यही वजह है कि इन्होंने सबसे पहले ईबीएन के काम को खत्म किया। यही वजह है कि इन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स जो बैरून मुमालिक में पढ़े लिखे रिहाइश पे थे, समझदार लोग थे, उनको वोट के ओवरसीज को अपने वोट के हक से महरूम किया। अच्छा। ये वोट से हक से महरूम करने वाले लोग हैं और अभी भी इन्होंने जिस तरीके से दांधली और दोस्त बदमाशी से जिस तरीके से इंटीरियर सिंध में और कराची के अंदर जिस तरीके से सीटें हासिल की, ये कौम के सबके सामने है। आधी रात तक ये 80 से 90 सीटों पे हार रहे थे और अचानक से जो इनकी सीटें बढ़ गई। रिपोर्ट आई है वो देखिए आपने? किसकी रिपोर्ट? फाफिन की जो रिपोर्ट आई है। फाफिन नहीं, क्या कह रही है रिपोर्ट?
फाफिन ने यही कहा है कि इंतखाबात जो हैं वो बड़े अच्छे माहौल में हुए और बड़े साफ शफाफ हुए हैं, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी तहकीकात होना बहरहाल ज़रूरी है। देखिए, इंतखाबात बड़े अच्छे माहौल में हुए, अमन व अमान की पहले तो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, ठीक है। इतने अच्छे माहौल में हुए कि इंटरनेट वगैरह सारा बंद कर दिया गया, अवाम परेशान होते रहे, जो काम आईडी कार्ड डाल के फौरन मोबाइल पे आ जाता था विद इन सेकेंड्स, वो काम लिस्टों में ढूंढ के एक वोटर को 5-5, 10-10, 15-15 मिनट में एक वोट के लिए उसको ढूंढने में लग रहे थे, और अवाम परेशानी में खड़े ख्वार हो रहे थे। जिन्होंने पहले से निकालवा लिया था वो एक अलग बात है, मगर ज्यादातर अवाम जो है वो परेशानी में ख्वार हो रहे थे, उनको लिस्टों से नाम ही नहीं मिल रहे थे। बहुत से इस वजह से वहां से रिटर्न होकर वोट डाले बगैर। इसके बाद जी बिल्कुल तो आपने भी कैसे 180 सीटें जीत ली सलीम साहब? मेरी बात सुने, 180 सीटों का आप पहले मेरी बात सुने, ये मेरा पूरी बात मुकम्मल हो जाए, उसके बाद में आप अपना सवाल कर लीजिएगा, मैं आपको जवाब भी दे दूंगा। ठीक है, मैं बिल्कुल करूंगा। उसके बाद जो है ना, वो आप देखें तो जो वोटर्स जो आए हुए थे उनको एक तो टाइमिंग का ड्यूरेशन उनका ज्यादा लग गया, ठीक है। उसके बाद जब वोटर्स जो लाइनें लगी हुई थी अंदर में और बाहर भी लाइनें लगी हुई थी, तो असूल तरीका ये होता है कि वोटर्स जो बाहर खड़े होते हैं 5 बजते ही उनको अंदर बुला लिया जाता है। ठीक है, जो गेट के अंदर होते हैं उन्हें उनको अंदर बुला लिया जाता है, जो लाइन में होते हैं दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ठीक है। एक तो पोलिंग लेट स्टार्ट हुई, ठीक है, टाइम नहीं बढ़ाया गया। अच्छा। और उसके बाद जो बाहर खड़े होते हैं उनको बाहर ही से वापस कर दिया गया कि आप लोग जाएं, आपको वोट का टाइम खत्म हो गया। इस तरीके से तकरीबन 1.25 से 1.5 करोड़ लोग जो है ना अपने वोट के हक से महरूम हुए। पूरा मन इसलिए आप हंगामा रही और ये कहने, इसके बाद थप्पे मारे गए, थप्पे मार के थक गए ये लोग, तो मगर क्योंकि आवाम इतनी तादाद में निकली हुई थी, इतना वापस करने के बावजूद भी आवाम खड़ी हुई थी, आवाम ने वोट डाले, आवाम पीछे नहीं हट रही थी, आवाम को वोट डालना ही डालना था। टर्न आउट तो बहुत अच्छा रहा है, और टर्न आउट बहुत अच्छा रहा, और जो वोट के हक से महरूम रहे वो भी बहुत अच्छी खासी तादाद में, सिंध में रहा, जो वोट के हक से महरूम रहे वो भी एक अच्छी खासी तादाद में रहे हैं। ठीक है। इतने टर्न आउट के बावजूद अगर सही तरीके से होता तो 75 पे पहुंच जाता है टर्न आउट, 70 से 75 और हो सकता है 80 तक भी पहुंच जाता अगर ये बहुत से। और ये अगर ईवीएम होता तो क्या होता? ईवीएम होता तो ये टर्न आउट 85 से 90% तक आपको ज्यादा खुशी होती है अगर ईवीएम होता तो? ईवीएम होता तो आवाम ताकत का सरचश्मा ये साबित हो जाता ना, और ये साबित हो जाता जो मैं आपको बात कह रहा हूँ कि तीनों एस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां जिनको दोस्त धांधली और बदमाशी गुंडागर्दी के जरिए लाया जा रहा होता है। ठीक है, बब्बर साहब से भी बात कर लेते हैं। बब्बर साहब, आप बताइए, ईवीएम मशीन होती तो टर्न आउट हकीकत में ज्यादा होता, ज्यादा पता चलता, रिजल्ट जल्दी मिल जाता? हाँ, वो सब चीजें तो होती, लेकिन धांधली का मेरा ख्याल है कि रेशो इससे ज्यादा शोर होता। कैसे? मेरा ख्याल है कि क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें थी जब उस वक्त इंटरनेट से तो कनेक्ट था ही नहीं ना। नहीं, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं था, लेकिन वो तो जस्ट एक रिकॉर्ड है, कैलकुलेटर की तरह। हमारा जो माशरा है उसमें बहुत सारी ऐसी इंजीनियरिंग हो जाती है, तो वो हो जाती, और उसका नुकसान अब इस वक्त की अगर हिसाब से देखा जाए तो वो जैसे मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप्स में जी जो अमेंडमेंट होती रहती है उसके अंदर। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जैसे माशरे में जो है ना उसका नुकसान होता। अगर आज से जब ये बनाया था इमरान खान के दौर में जब ला रहे थे उस टाइम के हिसाब से ठीक था, लेकिन 2024 में मेरा ख्याल मामलात इतने अच्छे नहीं होते क्योंकि इलेक्शन करवाने वाले लोग इस तरह के थे। इनके कहने का मतलब ये है कि उस वक्त लोग जो इलेक्शन करवा रहे थे वो सही थे, वो बेईमानी का नहीं सोचते, मगर जिस तरीके के लोग अभी इलेक्शन करवा रहे थे वो ईवीएम में भी दान निकाल रहे थे। आप दोनों की राय है? नहीं, ये हम दोनों की राय है, मगर हम दोनों की राय में मुतफिक है, कहने का अंदाज तारीफ अलग है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें बेज़ाब्तगियां तो बहुत ज्यादा हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कितनी ज्यादा हुई है? लोग कहते हैं 2018 में भी हुई थी। जो प्री प्लान धांधली या जिस तरह की बात की जा रही है डिजाइन, वो पोलिंग टाइम के बाद का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उससे पहले कोई ऐसी नहीं हुई। ठीक है, बाकी 18 में भी हुई थी, क्योंकि मैंने तकरीबन कोई 22 साल मुझे फील्ड में काम करते हुए होगा, और उस बीच बाई इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन सारे मिला के अगर कंक्लूड करें तो 15 इलेक्शन कम से कम भी मैंने देखे हैं। तो उसमें 18 और ये 24 में बहुत ज्यादा। बब्बर साहब, जो हमने कवरेजेस किए हैं, जो हमने देखा है ना, तो उसमें तो हमने ये भी देखा, हम तो लाइव कवरेजेस पे थे, तो हमने तो ये भी देखा कि प्रिजाइडिंग अफसरान बेचारे यहाँ एक्सपो सेंटर में जो खवातीन थी वो मतलब मजिस्ट्रेट के जिनको इख्तियारात मिले हुए वो बोरियों पे बैठी हुई थी, ना पानी था उनके पास, वो रो पड़ी है। वो उन्होंने कहा हमें फैसिलिटेट नहीं कर रहे, हम बुरे हालों में सुबह 6 बजे से आए हुए हैं। तो मतलब बेज़ाब्तियां तो हुई हैं, वो तो हुई है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और 2 बजे तक उन्हें सामान नहीं मिला था,
ठीक है, ये सब चीज़ें हुई हैं, बहुत सी जगहों पे सामान नहीं पहुंचा, बहुत सी जगहों पे देर हुई, लेकिन जो इंतखाबात का अमल जितना हुआ, कम से कम उस पे तो नताइज सही आने चाहिए थे। नहीं, नताइज तो सही आने ही नहीं है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि कभी भी शायद सही नहीं आए होंगे। अगर आप देखें तो फेयर इलेक्शन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कभी हुए होंगे। एक 1970 वाले इलेक्शन के बारे में कहा जाता है कि फेयर हुए थे, तो उसके बाद भी, लेकिन ये कि इक्तदार नहीं दिया गया, उसके बाद कभी भी नहीं हुए। अगर देखा जाए ईमानदारी से, ना 18 में हुए, ना 13 में हुए, ना 8 में, ना 2 में हुए, कभी भी नहीं हुए, या उससे पहले भी। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं होता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम होता है। और अगर उसको कंपेयर करें तो 2 में या 8 में सिचुएशन कदरे बेहतर थी। मैं 2 की भी बात कर रहा हूँ। अच्छा। इससे बेहतर थी कि जो अभी सिचुएशन है। ठीक है, अखलाक साहब पे भी बात कर लेते हैं। अखलाक साहब, अब ये बताइएगा, अब जो सिचुएशन चल रही है, पीटीआई जो है वो JUI से इत्तेहाद हो रहा है उनका, और दूसरी जमात इस्लामी से भी बातचीत चल रही, और भी मजीद जो पार्टियां हैं उनसे हो रही है, तो आप के लिए मुश्किलात या रुकावटें नहीं खड़ी हो जाएंगी नून लीग के लिए? देखिए, बात ये है कि अब ये सलीम से मैं कहूंगा कि चुप करके ना सुनता रह जो ना, ये बीच में ना बोले बिल्कुल जो ना। अच्छा, ठीक है, ये जरा जोर से बोले, समझ नहीं आया। नहीं, जो ठीक है अखलाक साहब, आप बोले, आपको टाइम दे दिया, चलें आप बोले। जो शख्स जो है ना जी। इमरान खान के साथ हाथ मिला ले, वो है सच्चा और सबसे बेहतरीन आदमी है वो। और जो आदमी नवाज शरीफ के साथ खड़ा हो जाए, वो है बेईमान। इन्हें बुखार सिर्फ चढ़ा हुआ है। ये आप कह रहे हैं अखलाक साहब? नहीं, सुने, सबसे मिलने के लिए तैयार है ये। और एक दिन ऐसा आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला मेरा रब जो है ना वो करेगा कि ये जिसे बुरा कह रहे हैं ना नवाज शरीफ को, ये उससे भी हाथ मिलाएंगे ये। मतलब ये कि आज मुझे बताएं कि जिसे ये डीजल कहते थे, आज उनके दर के ऊपर बैठे हुए ये। आज वो जो लाने वाले थे ना, उन लाने वालों ने आज मिलवा दिया है। ये कहते हैं ना हमें लाने वाले नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आ गया है ना अखलाक साहब, उन्होंने कह दिया है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने उनको कहा था। मतलब उन्होंने तो बयान दे दिया है, मीडिया में बयान दे दिया उन्होंने। वो जो भी कहते नाम ले लिया उन्होंने। नहीं, सुन लेना, वो जो भी कहते हैं वो PDM के सरबराह थे। सबसे ज्यादा मजे इन लोगों ने लिए हुकूमत में रहकर, अच्छी मिनिस्ट्रियां ली, मजे लिए, प्रोटोकॉल लिया, सब कुछ लिया। वो तो अभी भी चाहते हैं कि वो सदर बन जाए। देखिए, अवाम समझते बात ना, अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम की बात समझते हैं। अब मौलाना साहब जो भी कहें, वो उन्होंने PTI के वफद का इस्तकबाल करके अपनी सियासत का बेटा गोल कर लिया उन्होंने। ये मैं बता दूं, जिस तरह हमने किया था ना, अपने नंबर 1 से हम नंबर 2 पे पढ़ाए थे जी। तो मसला है मेरा, सिर्फ मैं ही कहता हूँ, मैं अपनी जो बात करूंगा, मैं नून लीग की बात करूंगा। ठीक है, तो बात यह है कि नून लीग को मुझे भी समझ आती कि क्यों इतना बुरा भला इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरक्की की तरफ जाते हैं। उन्हें कभी कहते हैं कि उन्होंने ये कर लिया, कभी कहते हैं वो कर लिया। भाई बात ये है कि नून लीग ने डिलीवर किया है, डिलीवर करके दिखाया है, यहाँ पे सब कुछ करके दिखाया है 16 महीने में। बाकी जमातें मुझे बताए ये 3.5 साल में क्या डिलीवर किया है, और ये दूसरी जमातों ने क्या डिलीवर किया है। मुझे बताया कि एक तरीके की बात होती है, समझदारी की बात होती है। कोई दुनिया भी है, कोई सब कुछ है, दुनिया देख रही है यहाँ पे। अच्छा। मुझे बताया नून लीग एक बड़ी जमात है, उसका नंबर 1 के ऊपर थे हम लोग। और हमने तो शोर नहीं बचाया कि ख्वाजा साद रफी क्यों आ रहा है, हमने शोर नहीं बचाया राणा सनाउल्लाह क्यों आ रहा है, हमने शोर नहीं बचाया कि मोहसिन राजा क्यों आ रहा है। यार बात यह है कि हमने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है। लेकिन ये कौन से लोग हैं, कौन सी दुनिया से ये लोग आए, पेटी के अंदर जीत गए, इलेक्शन सही हुए, वहाँ अवामी नेशनल पार्टी उनके खिलाफ खड़ी है कि जो धांधली की अपना PTI ने। अच्छा, सिंध के अंदर जो मुझे बताएं हम लोग हारे हैं, हमारी 3-4 सीटें और सूबाई सीटें हमारी कंफर्म थी, हमने तो यहाँ शोर नहीं बचाया, ये वहां भी धांधली हो गई। अब मुझे बताया कि हर चीज को इनके लोग जो ना शामिल हो रहे हैं, वहाँ अपना ये नून लीग में कितने लोग आजाद शामिल हुए हैं, दूसरी पार्टी में कितने लोग शामिल हो रहे हैं। तो उन्हें ये कहेंगे ये बुरे हैं, ये 2 नंबर लोगों ने जूतियां मारते हैं खड़े होकर जो है ये। यार किस किस्म के लोग हैं ये, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर मैं कह रहा हूँ, ये यहूदी लॉबी के लोग हैं, यहूदियों के कहने पे काम करते हैं। ये यूरोपियन के लोग हैं, यूरोपियन ममालिक के कहने पे काम करते हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की तरफ गामजन है ये मुझे बताएं। आज मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ। अखलाक हाशमी साहब, इल्जामात की सियासत से अब मेरे ख्याल में निकल आना चाहिए। नहीं, सुन लेना मेरी बात। जी मैं सुन रही हूँ। मेरी बात सुने। आर्मी चीफ जब आए, नए आर्मी चीफ ने जब अहदा अपने संभाला, DGI SI ने संभाला,
तो वो उन्होंने कहा कि तमाम फौजें बैरकों में कोई किसी का सियासत से ताल्लुक नहीं होगा और उन्होंने करके दिखाया कि सियासत से उन्होंने बढ़ते हुए अलहदा हो गए बिल्कुल वो। लेकिन यही नहीं के कायद सुबह भी गालियां बकते थे, दोपहर को भी गालियां बकते थे, शाम को भी गालियां, उसके बाद में 9 मई का वाकया दोहराया और पाकिस्तान फौज के ऊपर हमला करके उस फौज को फिर जो इन्होंने फिर उन्हें दखल अंदाजी का वक्त दिया है और इनकी वजह से जो ना आज मामला सारे खराब हो रहे हैं। ये वाहिद एक पार्टी है जब से ये वजूद में आई है, इन्होंने मुल्क का जहाँ बेड़ागर करके रख दिया, नौजवानों का खाना खराब कर दिया। देखिए अखलाक साहब, जी जी अखलाक साहब, हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत फौज है और उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। वो कैसे ये 4-6 लोगों के दबाव में आ सकती है? नहीं हम भुगत रहे हैं ना। 45 को जो फॉर्म है इन्होंने इलेक्शन से पहले तैयार किए हुए झूठे 45 के फॉर्म है इनके पास और प्रोपोगंडा किया गया जो इनका काम है। इन्होंने तमाम प्रोपोगंडा करने के बाद ये सारा कुछ किया और आज देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जो मैशत हमारी सही गामजन की सही तरह आज मुझे बताएं, गरीब आदमी गरीब मर रहा है, भूखा मर रहा है गरीब आदमी और आज फिर ये वो धरनों की तरफ ले आए, कोई हमारे रोड बंद है, कोई हमारे सारा कुछ बंद है। बहुत बुरे हालात है। 4 बच्चों को कत्ल करके बाप अपने 4 बच्चों को मारता है, बीवी को मारता है, खुदकुशी कर लेता है। अखलाक साहब, ये इन 16 महीनों के बाद की ये सारी सिचुएशन है। और देंगे नहीं, सुने मेरी बात सुने, अगर देखे तमाम सियासत है, यहाँ हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, कैबिनेट मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, फिर मुझे बताएं रोड बनने की सियासत खत्म नहीं हो सकती इस मुल्क से? ये आज लोग पता आपको, मुझे पता हाथ के अंदर लोग फंसे हुए हैं, पंजाब जाने से लोग बैठे हुए, कारोबार हमारे बंद हो गए, हमारे कंटेनर फंसे पड़े हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, वक्त अब कम रह गया। अखलाक हाशमी साहब, आप बताइए आपके ख्याल में क्या तजावीज होनी चाहिए? तजावीज ये मैं कहता हूँ कि मुल्क के इकट्ठे बैठ जाए, खुदा का नाम माने, इस अवाम का, इस अवाम के लिए इकट्ठे बैठ जाए। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब को पीएम बना दे और शहबाज शरीफ साहब को पीएम बनाए। नहीं, जिसने शहबाज साहब ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आए आधार जो भी अपने हुकूमत बनाए आके, हमने पेशकश किए पहले आए हुकूमत बनाए अपनी आगे, तो हमने तो मना नहीं किया इन्हें। अच्छा, ये जो सही जगह है, असेंबली एक सही जगह है ना, वहाँ जाए अपनी ताकत शो करें और अपना पीएम बना लें वहाँ पे, हमने मना किया इन्हें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नहीं बाद में केपी के अंदर ये बना रहे, हमने इनके लोगों को लिया वहाँ शामिल किया, भाई ठीक है, उनका हक बनता है, केपी में बनाया हुकूमत। ठीक है, ये बड़ा जमहूरी आपका अमल है, बड़ा जमहूरी अमल है। ठीक है, अच्छी बात। यही हम ये कह रहे हैं, तो ये क्या हो गया कि रोड बंद कर दिए और रोजाना के बुनियाद पर कभी कुछ कहते, कभी मुझे बताया, इन्हें ये नहीं पता कि बलोचिस्तान से इनके सलार साहब हैं, वो एमएनए का इलेक्शन हार गए। ठीक है, यहाँ ऐलान कर रहे हैं कि वो सलार को वज़ीर आला के लिए मुंतखब, इनकी जो है इनके ये नहीं पता कि उनका बंदा जो है वो एमएनए का इलेक्शन लड़के हारा है। रातों रात रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, आपकी तो कैसे पता पड़ेगी? इखलाक हाशमी साहब, सुबह को रिजल्ट अलग होता है, शाम को अलग होता है, रात को अलग होता है, 3 तो रिजल्ट निकल रहे होते हैं आप लोगों के पास से। ये अल्लाह ताला का ये हमारे साथ। ठीक है अखलाक साहब, ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। अब इधर भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बब्बर साहब से भी बात कर लेते हैं। बब्बर साहब, पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमकेएम का हुकूमती इत्तेहाद, इसकी हकीकत क्या है? क्या कितना देर पर साबित होगा ये जो इत्तेहाद और यगानगत और जो दोस्तियां नजर आ रही, हाथ में हाथ डाल के बैठे हैं, कहाँ तक पहुंचेगा? देखें, मेरा ख्याल है कि जब तक इनका वो जो पावर शेयरिंग का ये तो फार्मूला कहते हैं ले, या उनकी ओपोजिशन वाले बंदर बांट का कहते हैं फार्मूला, जो भी उसको कह लें, वो जब तक चलता रहेगा, इनको आराम से इनका चलता रहेगा, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखें, एज ए पाकिस्तानी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इत्तेहाद करें, अच्छी बात है, सब पाकिस्तानी है, लेकिन किसी एजेंडा पे बताएं कि इस इत्तेहाद से आवाम को क्या फायदा, आदमी को क्या फायदा होगा। जिस तरह इलेक्शन से पहले कराची में आपने देखा या सिंध के दीगर इलाकों में, पंजाब में जो कशीदगी थी, लोग मारे गए, जख्मी हुए, ठीक है, एक पार्टी के पीछे, कोई सी भी पार्टी के पीछे, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, मुख्तलिफ दोनों तरफ से जो कारकुनान में कशीदगी है, लोगों के रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं, दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, अड़ोस पड़ोस में कारोबार में फर्क आता है जज्बाती नारों की वजह से। अब वो बताएं कि कम से कम हम किस एजेंडा के तहत एक साथ बैठ रहे हैं कैबिनेट के अंदर, तो उसके बाद से मतलब इतने दिन के अंदर मैं जो बात कह रहा था कि फलस्तीन के इशू पर ये पॉलिसी आ जाएगी, या कश्मीर के इशू पर आ जाएगी, या आईएमएफ से छुटकारा हासिल हो जाएगा, या पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी, या मतलब किसी मतलब एजेंडा को वो चीज बताए ना कि हमने इसलिए ये चीज की और आज के बाद ये मसला हमेशा के लिए पाकिस्तान से हल हो जाएगा, तो फिर तो मैं इनको
सपोर्ट करता हूँ, अदरवाइज फिर तो उसके अलावा तो ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि इत्तेहाद कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे उसका कुछ हल भी तो सामने आया। जी सलीम साहब, अब वक्त और कम ये है। इनके लोग भी बताना पड़ेगा जो ये इत्तेहाद कर रहे हैं उससे क्या फायदा होगा। अब हमको सेम सलीम साहब बैठे हैं ना, बताएंगे वो। हमारे इत्तेहाद से एक फायदा सबसे बड़ा पहला ये हुआ कि आपके सामने कि मौलाना फजलुर रहमान ने वो सच कह दिया जो आज तक कौम को नहीं मालूम था। वो सिर्फ एक ही जबान से सुन रही थी, वो थे इमरान खान साहब, और उसका तस्दीकी बयान उधर से आया जो उनके साथ बैठ के इस पूरे तमाशे के अंदर में इन्वॉल्व था। उस शख्स ने इस बात बयान की तस्दीक की, उनसे हाथ मिलाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ। बाकी जहाँ तक और मामलात हैं तो वो आपके सामने आएंगे, किस तरह के मामलात में इत्तेहाद होता है और किस तरह के मामलात में इत्तेहाद नहीं। तो अभी कोई पार्टी का मुश्तरका कोई इलेक्शन लड़ने का या कोई मुश्तरका तहरीक चलाने का इत्तेहाद की सूरत में सामने नहीं आया। जैसा कुछ आएगा तो आपके सामने आएगा। मगर इस इत्तेहाद का, इस मुलाकात का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वो बात जिसको कौम सिर्फ एक ज़बान से सुन रही थी, अब उसके उनके गिरेबानों से निकल के ये कौम के सामने आई कि हाँ खान साहब बिल्कुल सच कह रहे थे। और अब उन मामलात में इन्वॉल्व लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और साबित हो गया कि साइफर भी एक झूठ का पलंदा था जो खान साहब के ऊपर थोपा गया। ऐसा केस था। के लोगों को क्या फायदा होगा, मतलब पाकिस्तान के लोगों को ये फायदा, पाकिस्तान के लोगों को साजिश बेनकाब हुई जो जनरल बाजवा और जनरल दिगर ने जो है ना अमरीकी इशारों पे डोनाल्ड ल्यू के कहने के ऊपर की थी, ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर तस्दीक हुई, एक बार फिर तस्दीक हुई। और ये जो ड्रामा किया गया खान साहब के ऊपर साइफर का केस चला के, ये ड्रामा भी कौम के सामने बेनकाब हो रहा है कि ये बेफजूल के अंदर इनको फंसाया गया इस तरह के मामलात में। और दूसरा जो अब ईवीएम के मशीन की बात करें, ईवीएम मशीन जिस तरीके से बात पहले खाली डब्बा चेक करवाया जाता ना, तो हर पोलिंग स्टेशन पे ईवीएम मशीन की भी चेकिंग हो सकती है, इतना बिग डील नहीं है। और ईवीएम मशीन का फायदा ये कि आपका 6 बजे इलेक्शन खत्म हुआ, 6:05 पे आप बटन दबाएं, रिजल्ट ले लें। ठीक, आप पूरी रात ख्वार नहीं हो रहे, आप दूसरा दिन ख्वार नहीं हो रहे, आप तीसरे दिन ख्वार नहीं हो रहे। आपको 6:05 के आपके हाथ में रिजल्ट आ जाता। मगर ये कौम को ख्वार करने के लिए आए हैं, ये कौम को ख्वार करने के लिए बैठे हुए हैं, ये कौम के मफाद की कोई चीज़ नहीं सोचते। ये यहूदी ममालिक का दौरा इन्होंने किया हुआ है, यहूदी के साथ तिजारत इन लोगों ने की है, इजराइल के साथ में तिजारत इन लोगों ने की है। और ये बात कर रहे हैं यहूदी एजेंटों ने की, बार बार यहूदियों के मुल्क में जाके बीमारी का बहाना करके ये रह रहे हैं, वहाँ पे जाके फ्लैट्स और प्रॉपर्टियाँ ये लोग बना रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो नहीं बनाई हुई वहाँ पे। ठीक है, आप तीनों का मौक़िफ़ आ गया। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। सलीम सिचवानी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए और बहुत शुक्रिया। अखलाक हाशमी साहब के आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, धरने एहतजाज मुल्क की मईशत पर मनफी असरात मुरतब कर रहे हैं और अरबों के अखराजात के बावजूद नताइज वहीं के वहीं हैं, सिफर के सिफर हैं। इस वक्त मुल्क और कौम का मसला सबसे ज़्यादा अहम है और मुल्क और कौम के लिए ही सोचना सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।